ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, आर्टिकल, ये आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा और किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के विचार होते हैं, ठीक है। राहुल की आत्मघाती आक्रामकता। राहुल गांधी को समझना होगा कि भारत का जनमानस शिष्ट आचरण, तर्कसंगत विचार और शालीन भाषा पसंद करता है। देखिए, ये राजनीति की बातें हो रही हैं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो वहां से मिल जाती है, आप लोग डाउनलोड भी कर लिया करिएगा। अभी राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर थे ना, तो अब उसी में आप देखते हैं उन्होंने जो जो कहा है उसी को लेकर ये सब बातें की जा रही हैं। अब आप देखिए, जो बीजेपी के पक्षकार होंगे उन्हें राहुल की बातें बुरी लगी होंगी और जो कांग्रेस के पक्षकार होंगे उन्हें राहुल की बातें अच्छी लगी होंगी। मुसलमानों को फिर से डराने की साजिश। ये वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर एक बार फिर भारत में 100 साल पहले के खिलाफत आंदोलन जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। वक्फ और खिलाफत आंदोलन का चोली दामन का साथ था। हम वक्फ और खिलाफत आंदोलन के घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो समझ सकेंगे कि इसकी शुरुआत 1895 में ब्रिटिश राज की एक न्यायिक कमेटी के कुछ निर्णयों की चलती हुई, और जिसमें कहा गया था कि वर्तमान वक्फ सिस्टम सर्वाधिक बुरा और हानिकारक है। यह टिप्पणी ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत भारत सहित कई देशों में प्रचलित वक्फ व्यवस्था पर थी और अन्य देशों ने इसे स्वीकार कर सुधार का रास्ता चुना। लेकिन भारत में मुस्लिम कट्टरपंथियों से सौदा करने की इरादे से अंग्रेज सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और अंग्रेजों की योजना से इसे मुद्दा बनाकर कुछ कट्टरपंथी जमातों ने इस्लाम की रक्षा के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में विरोध शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था ना। इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य और उसकी स्वघोषित इस्लामी खलीफा व्यवस्था को खात्मे से परेशान तुर्की के लोगों द्वारा तुर्की गणराज्य की स्थापना को कुछ इस्लामी कट्टरपंथी जमातों ने, ये आप देखिए, अंग्रेजों की साजिश और इस्लाम पर हमला प्रचारित कर अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम बचाओ अभियान शुरू कर दिया। इसका अन्य देशों में तो कोई खास असर नहीं हुआ, पर भारत में यह काफी असरदार दिखा। तब तक जिन्ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बंबई के से सदस्य चुने जा चुके थे, जिसे ब्रिटिश हुकूमत में विधायी अधिकार थे। जिन्ना ने अंग्रेजों से साठगांठ कर काउंसिल में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग बिल 1913 पास करा लिया और जिसका विस्तार और अधिक शक्तियों के साथ 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट के रूप में हुआ। इस तरह अंग्रेजों ने सोची समझी साजिश के तहत जिन्ना और मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक सियासत का कानूनी हथियार थमा दिया और इसमें कहा गया कि कोई भी मुसलमान अपने परिवार, बच्चों, आश्रितों के आंशिक या पूर्ण समर्थन के लिए वक्फ बना सकता है। यह वक्फ व्यवस्था को निरंकुश बनाने के साथ रजवाड़ों, रियासतों, नवाबों के दान के नाम पर अथाह संपत्तियों को वक्फ का सुरक्षा कवच पहनाकर बचाने और मालिकाना हक कायम रखने की मंशा से प्रभावित था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वक्फ मुद्दे को और धारदार बनाने के लिए मुस्लिम लीग और अन्य कट्टरपंथी नेताओं ने भारत में 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई और जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो एक संगठन के रूप में 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर को। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और आप देखते हैं कि महात्मा गांधी का सोच था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिंदू मुसलमान एकजुट होकर लड़ेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम को ताकत मिलेगी, पर खिलाफत आंदोलन का मकसद भारत की आजादी के बजाय देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए अलग मुल्क की मांग को हवा देने का था। अंग्रेजों ने अपनी बांटो और राज करो की नीति के तहत जिन्ना आदि मुसलमान नेताओं से साठगांठ कर 1930 में मुसलमान वक्फ एक्ट, यानी पहले की वक्फ संपत्तियों व्यवस्था पर भी लागू होने वाला कानून बना दिया। आजादी के बाद वक्फ एक्ट में एक बार फिर संशोधन हुए, पर वे मुख्य रूप से मुसलमान वक्फ एक्ट 1930 की कॉपी पेस्ट ही रहे। और बंटवारे के वक्त भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए, जिस जमीन जायदाद पर ठहरे, आज उन संपत्तियों के मालिक हैं। जो लोग पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए और आप देखिए, वे आज भी ना मालिक हैं और ना किराएदार बन पाए, बल्कि अवैध कब्जेदार बनकर रह गए। वे वक्फ बोर्डों के शोषण का शिकार होते रहते हैं और वे भी इस वक्फ सिस्टम के बड़े हितधारक हैं और उन्हें भी मानवीय न्याय मिलना चाहिए। और इन्हीं पहलुओं के मद्देनजर 1954 के वक्फ एक्ट में बोर्ड के सदस्य बनने के लिए सिर्फ मुसलमान होना अनिवार्य नहीं था, मगर 2013 में संशोधन कर मात्र मुस्लिम कर दिया गया।
आज वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कुछ लोग वैसे ही भय भ्रम का माहौल बना रहे हैं जैसे खिलाफत आंदोलन के नाम पर इस्लाम बचाओ मुहिम के नाम पर किया गया था। खिलाफत आंदोलन का भारतीय मुसलमानों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था और उस आंदोलन की मांग थी कि तुर्की की खिलाफत सुरक्षित रहे और तुर्की के धार्मिक स्थल सुरक्षित हों, तुर्की की सीमाएं प्रथम विश्व युद्ध से पहले वाली बहाल हों। इन तीनों मांगों में भारतीय मुसलमान का कहीं भी हित नहीं था, लेकिन खिलाफत आंदोलन के जरिए इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को बरगलाकर जिन्ना एंड कंपनी ने अपने निहित और इस सियासी स्वार्थ साधे। आज फिर देश में आप देखिए वैसा ही माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही है और इसमें जाकिर नाइक जैसे कुछ षड्यंत्रकारी बहुत सक्रिय भी हैं। और आप देखिए जो वक्फ सिस्टम में अहम सुधारों से डरे हुए हैं, उन्हें भी मालूम है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसी मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़े, धार्मिक स्थलों या फिर इस्लामी कर्तव्यों के लिए ना खतरा है ना रोड़ा है, बल्कि इसका उद्देश्य देश में वक्फ सिस्टम को सशक्त, पारदर्शी, प्रभावी और सामाजिक सशक्तिकरण का संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। हाँ, उन लोगों के लिए जरूर चिंता की बात हो सकती है जो वक्फ संपत्तियों को अपनी निजी जागीर और परिवार की प्रॉपर्टी मान बैठे हैं। शायद वे वक्फ संपत्तियों द्वारा समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सदुपयोग के विचार से विचलित हैं और इसलिए फिर वक्फ के नाम पर देश के मुस्लिम समुदाय को डराने की साजिश कर रहे हैं और इनसे मुस्लिम समुदाय को सावधान रहना होगा। लेखक पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। इनके द्वारा ये आप देखते हैं आर्टिकल को लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। मन की शांति का मार्ग क्षमा। पूरे दिन हम दूसरों की बुराइयां, कमियों और कमजोरियों, दुर्व्यवहारों एवं दुष्चेष्टाओं की कितनी सारी स्मृतियां जमा करके रखते हैं। ये हमारे सुखमय जीवन जीने के लिए बाधक होती हैं। ऐसी पीड़ादायक अवस्था में से निजात पाने का एकमात्र सरल उपाय है क्षमा भाव। क्षमाशीलता ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने मन से घृणा, द्वेष, नाराजगी इत्यादि से जैसे भाव को दया, करुणा एवं सहिष्णुता में परिवर्तित कर सकते हैं। विद्वान एवं गुणीजनों ने सदैव भूलो और माफ करो का सूत्र अपने जीवन में अपनाकर आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त किया और दूसरों को भी प्राप्त करवाया। जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक क्षमा भी नहीं कर सकेंगे और यदि क्षमा नहीं करेंगे तो भुला भी नहीं सकेंगे और यदि भुला नहीं सकेंगे तो हमारे जीवन में निखार आएगा ही नहीं और हम सुख चैन की नींद सो भी नहीं पाएंगे। और क्षमा न करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, परंतु केवल दूसरों को ही क्षमा करना पर्याप्त नहीं है। अब तो हमने यदि कुछ अनिष्ट और अयुक्त, अमर्यादित अथवा और आप देखते हैं कि आबद्धतापूर्ण इसमें आप देखते हैं कि व्यवहार किसी से किया हो तो हमें भी दूसरों से उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए अथवा खेद प्रकट करना चाहिए, वरना ना तो हमारा अभिमान मिटेगा ना ही बुरा करने की हमारी आदत मिटेगी। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारा मन निर्मल और हल्का नहीं हो पाएगा और शायद ही कोई होगा जिसने अपने जीवन काल में कभी दूसरों को हानि ना पहुंचाई हो या दुर्व्यवहार ना किया हो या निंदा चुगली ना की हो। इतना सब करने के पश्चात क्षमा मांगकर हल्का होना ही उचित है, क्योंकि ऊपर वाला हर कर्म का हिसाब लेता है। उसकी अदालत में किसी की सिफारिश काम नहीं करती है। ऐसे में समझदारी दूसरों की बुराई मन से भुलाने, अपनी बुराई के प्रति क्षमाभाव प्रकट करने में ही है। आज के समय में देखिए आप लोग रिश्ते खत्म कर देते हैं लेकिन अपनी गलती नहीं मानते हैं, अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगते। ये अक्सर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा और इस समय अगर सबसे कठिन काम है कुछ तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, उसे सुधारना, लेकिन नहीं सुधारते हैं लोग। ये भारत अमेरिका संबंध, तो भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा दोनों देशों के संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता का परिचय देने वाली तो है ही, भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद को भी रेखांकित करने वाली है। इस यात्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्वाड संगठन अब एक ठोस आकार ले रहा है और उसके उद्देश्य भी पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो रहे हैं। क्वाड में आप देखिए भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका शामिल है और जापान शामिल है। क्वाड को और अधिक सशक्त करने के लिए आवश्यक है कि सभी सदस्य देश अर्थात भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया अपने आपसी संबंधों में भी सुधार लाने की दिशा में आगे बढ़े। क्वाड के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनमें केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता ही नहीं है, बल्कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी जारी उथल पुथल भी है। क्वाड इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। एक और रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, दूसरी ओर पश्चिम एशिया में भी अशांति बढ़ रही है। क्वाड को एक ऐसे प्रभावी संगठन के रूप में उभरना होगा
जो न केवल स्वयं अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के प्रति प्रतिबद्ध रहे, बल्कि यह संदेश देने में भी सफल रहे कि दुनिया के सभी देशों को ऐसा करना होगा। लोकतांत्रिक देशों के संगठन के रूप में क्वाड के और अधिक प्रभावी होने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अपना प्रभाव एवं अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। विडंबना है कि इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। यूएनएससी की बात करें अगर हम लोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं ना, उनमें से एक भी है और इसमें आप देखते हैं कि 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी। लेकिन जो 5 स्थायी है ना, जिसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है, इन्हें विशेष पावर मिली हुई है कि कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक खिलाफ जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा इसका भी सूचक है कि दोनों देशों के संबंध अब एक ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं जहां आपसी लेनदेन एवं समझबूझ और अधिक बढ़ेगी। इसकी पुष्टि विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रहे आपसी समझौते से भी होती है। अब इस नतीजे पर पहुंचने के अच्छे भले कारण है कि भारत अमेरिकी मैत्री पर किसी देश में सत्ता परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे समय क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका पहुंचे जब वहां राष्ट्रपति चुनाव का जोर भी है। यह लगभग तय है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कोई भी बने, दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होते रहेंगे। यह स्थिति बनी रहे, इसके लिए उन मुद्दों को हल करना भी आवश्यक है जो दोनों देशों के संबंधों में बाधा बनते रहे अथवा अविश्वास का कारण बनते हैं। यह अच्छा नहीं हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के ठीक पहले अमेरिकी अधिकारियों ने खालिस्तानी समर्थकों से मुलाकात करना आवश्यक समझा। इस मुलाकात का उद्देश्य कुछ भी हो और उससे संदेश यही निकला कि अमेरिकी नेतृत्व खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता है कि अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों में किस तरह खालिस्तानी समर्थकों को संरक्षण दिया जा रहा है और उन्हें भारत विरोधी गतिविधियां चलाने की छूट सी दी जा रही है। ये पुलिस के लिए चुनौती। पंजाब में गैंगस्टरों एवं आतंकियों की ओर से फोन करके रंगदारी मांगने की घटनाओं से लोगों में डर पैदा होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है और जिससे पुलिस के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। मोहाली में एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन करके 2 करोड़ रुपए मांगे गए, जबकि फार्मास्यूटिकल कारोबारी से बिजनेस में हिस्सा देने को कहा गया। दोनों को फोन करने वाले ने अपना नाम गोल्डी बराड़ बताया और मांग पूरी ना करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इस तरह तरन तारन में एक किसान को फोन करके आतंकी लखबीर के गुर्की ने 50 लाख रुपए मांगे। रंगदारी देने से इंकार करने पर घर पर फायरिंग भी की गई। इससे पता चल रहा है कि असामाजिक तत्वों का दुस्साहस कितना बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए, इससे पहले भी गुरदासपुर एवं तरन तारन में चुकी हैं। तस्करों, गैंगस्टरों, आतंकियों का गठजोड़ सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। पुलिस को यथाशीघ्र इस गठजोड़ को खत्म करना होगा और गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रही है। पिछले दिनों आप देखिए कुछ नाबालिग भी पकड़े गए और जो गैंगस्टरों के साथ वारदात में शामिल थे और पैसे का लालच देकर गैंगस्टरों द्वारा नाबालिगों से वारदात करवाना ज्यादा चिंता वाली बात है। और अभिभावक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, इसलिए अपने बच्चों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। पुलिस को भी लोगों में भरोसा पैदा करना होगा कि जिससे वे बिना डरे गैंगस्टरों की गतिविधियों की जानकारी दें। गैंगस्टरों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको पंजाब देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए, पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। सेमीकंडक्टर चिप का बढ़ता महत्व। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की एक नई राह खोल दी है। इस दौरान अमेरिका के साथ हुई एक अभूतपूर्व समझौते के तहत भारत को अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र मिलेगा। यह अमेरिकी सशस्त्र बलों और सहयोगी सेनाओं, भारतीय रक्षा बलों को चिप की आपूर्ति करेगा। यह संयंत्र भारत में 2025 में स्थापित होगा और इसे शक्ति का नाम दिया जाएगा। इससे पहले सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मोदी सरकार ने पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया था और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में हुए विकास को दुनिया को दिखाना और अन्य देशों को भारत में आकर अपनी फैक्ट्री खोलने और निवेश के लिए प्रेरित करना था। भारत सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया में एक
एक केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है और वर्तमान में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर करने वाला देश ताइवान है, जिस पर चीन अपना हक जताता है। ताइपे जिसकी राजधानी है, और इसलिए भारत को इस पर तेजी से काम करना होगा। भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। और इससे यह साफ होता है कि चिप निर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत के लिए बहुत मायने रखता है। फिलहाल 90% चिप की आपूर्ति के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। कोरोना के बाद सेमीकंडक्टर निर्माण में कमी आने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल समेत अन्य तकनीकी उद्योग प्रभावित हुए थे, क्योंकि महंगी कारों से लेकर स्मार्टफोन अन्य इलेक्ट्रिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण कुछ ही देशों पर केंद्रित है। ताइवान दुनिया के 60% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। दक्षिण कोरिया 100% सबसे उन्नत चिप 10 नैनोमीटर से कम बनाता है। सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीकॉम और सैन्य प्रणालियों में जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सरकार का लक्ष्य देश के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करना है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर यूनिट को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और नीतिगत सहायता प्रदान कर रही है। सिंगापुर से भी सेमीकंडक्टर उत्पादन में सहयोग के लिए 4 समझौते हुए। भारत को भी चिप के निर्माण के जरूरी सिस्टम बनाने के लिए भारत में संबंधित उद्योगों को जोड़ने पर भी तत्काल काम करना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय क्षमता को भी बढ़ाने की जरूरत है। अच्छी बात है। ये ताइवान देख लीजिए आप लोग। यहाँ आप लोग देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये चीन है। यहाँ आपको ताइवान देखने को मिलेगा। ये ताइवान है, ये दक्षिण चीन सागर है। यहाँ भी ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ करे तो देख सकते हैं आप लोग। ये ब्याज दरों में कटौती का आर्थिकी पर असर। ये अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जो कटौती की है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क ब्याज दरों में को 5.25 से 5.50% से 50 आधार अंकों की कटौती करके 4.75 से 5.0% कर दिया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 2022 के आरंभ से अब तक 11 बार बढ़ाया था। यही कारण है कि ब्याज दर को 23 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। अमेरिकी सरकार ने कोविड महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर सहायता कार्यक्रम शुरू करके अर्थव्यवस्था में लगभग 5 लाख करोड़ डॉलर डाले थे, और इस अतिरिक्त नकदी के साथ लोगों और कारोबारियों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा था, और जिससे मांग आसमान छू गई। यही कारण था कि जून 2022 में अमेरिका में मुद्रास्फीति 9.1% तक पहुंच गई थी, जो 40 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर था। ऐसे में अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ाने का चक्र 2022 से प्रारंभ किया था, और जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। ब्याज दरों को बढ़ाने से उधार लेना महंगा हो जाता है, और फलस्वरूप कंपनियां और लोग खर्च कम करते हैं। इससे मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के फेडरल रिजर्व कि इन प्रयासों से बेरोजगारी की समस्या उभरने लगी है। उच्च ब्याज दरों का मतलब यह भी है कि कंपनियों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, और जिससे लागत में कटौती, धीमी गति से विस्तार एवं छंटनी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इससे बेरोजगारी की दर में वृद्धि होने लगी। और इससे पिछले साल फेडरल रिजर्व ने दरों को बढ़ाने पर रोक लगा दी थी, और फेड ने बेरोजगारी दर को कम करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की है, जबकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पहले ब्याज दरों में वृद्धि की थी। अमेरिका में 4.2% की बेरोजगारी दर यद्यपि ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे बेरोजगारी का लगातार इस प्रकार बढ़ना मूलतः आर्थिक मंदी को भी प्रतिबिंबित करता है। अमेरिकी फेडरल बैंक ब्याज दरों में यदि केवल 25 आधार अंकों की कटौती करती तो कहा जाता है कि इससे मुद्रास्फीति के बहुत बुरे दौर की वापसी को रोका जा रहा है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संदर्भ होता है। लेकिन फेड ने जिस तरह ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की है, उसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी की ओर बढ़ने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। और भविष्य के कदमों की रूपरेखा। फेड ने 50 आधार अंकों की कटौती के साथ सहजता की शुरुआत की है, लेकिन अभी से इसके भविष्य के कदम और दरों में कमी की संभावनाओं पर भी चर्चा प्रारंभ हो गई है। फेड अधिकारियों के अनुमान बताते हैं कि इस वर्ष दरों में 1 और 50 आधार अंकों की कमी हो सकती है, जबकि 2025 में 1% की कमी की जा सकती है। इस संदर्भ में यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सहजता का यह चक्र आम चक्रों से अलग है। कम ब्याज दरों के कारण व्यय में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि हो सकती है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों से जुड़ी निर्णय को नीतिगत दरों
को निरपेक्ष दरों के करीब ले जाने का एक व्यवस्थित कदम बताया। वस्तुतः निरपेक्ष दर ऐसी नीतिगत ब्याज दर है जो ना तो प्रतिबंधात्मक हो ना ही समायोजन वाली हो। महामारी के पहले माना जा रहा था कि 2.25% की दर निरपेक्ष दर होगी, और लेकिन उसके बाद से इसमें वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार यह 3.5 से 4.8% के बीच है। इससे ब्याज दरों में कमी की गुंजाइश आप देखेंगे सीमित हो जाती है। क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी जान लीजिए। तो आप देखिए, भारत हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज दरों में कमी की है। वैश्विक वित्तीय बाजार और पूंजी प्रवाह अमेरिकी फेडरल बैंक के कदमों से अधिक प्रभावी होते हैं। वित्तीय हालात से सहज बनाने के लिए यूएस फेड से ब्याज दरों में कमी की अपेक्षा थी, और बहरहाल इस बार यूएस फेड की दरों में कमी का चक्र कई मायनों में अलग होगा, क्योंकि ब्याज दर कम होने पर भी शून्य स्तर से काफी अधिक स्तर पर होगी। और ज्ञात हो कि वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान फेड ब्याज दर काफी समय तक शून्य के इर्द गिर्द रही है। वैश्विक पूंजी प्रवाह भी अमेरिका में तुलनात्मक रूप से कम रह सकता है, क्योंकि अमेरिकी सरकार को घाटे की भरपाई की जरूरत होगी। भारत में निवेश की संभावना है। तो अमेरिका में कम ब्याज दरें भारत जैसे देशों में निवेश को अधिक आकर्षक बना सकती हैं, और कैरी ट्रेड की स्थिति इसमें मददगार है। यह रणनीति जिसे कैरी ट्रेड के रूप में जाना जाता है, और इसके तहत निवेशक जहां अमेरिका में पैसे उधार लेते हैं दरें कम होने के कारण, और इससे वहां निवेश करते हैं जहां दरें अधिक हैं, और इससे भारत जैसे बाजारों में अधिक पूंजी प्रभावित हो सकती है, और जिससे संभावित रूप से शेयर बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। यही कारण है कि पिछले सप्ताह सेंसेक्स ने रिकॉर्ड 84,000 का आंकड़ा पार किया है, जबकि निफ्टी भी 25,000 से ऊपर रहा है। और विदेशी संस्थागत निवेशकों के नजरिए से देखें तो वे बाजारों में खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं, और जिससे वे भारत व अन्य देशों में निवेश कर सकें। अन्य उभरते बाजार कमजोर डॉलर दर कटौती के लिहाज से भारत के मुकाबले अधिक संवेदनशील हैं। हालांकि भारत को उभरते बाजारों में ब्राजील से कड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि वहां ब्याज दरें ऊंची हैं, और वहीं दक्षिण एशियाई देश भारत के मुकाबले कमजोर डॉलर के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील हैं। भारत समेत एशियाई देश पहले ही ब्याज दरों में कटौती कर सकते थे, लेकिन आरबीआई समेत अधिकांश ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की है, क्योंकि वे अपनी मुद्रा को कमजोर नहीं होने देना चाहते थे। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। निष्कर्ष, तो भारत फेड की शक्ति के तुलना से अपेक्षाकृत सहजता से निपटने में कामयाब रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति मजबूत थी, और फेड की सहजता चक्र के बीच भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूंजी का प्रवाह रुपये पर अनावश्यक रूप से ऊपरी दबाव न बनाए। यदि ऐसा हुआ तो भारत के कारोबारी क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर असर होगा। नीति के संदर्भ में आरबीआई से अपेक्षा होगी कि वह मुद्रास्फीति की दर को टिकाऊ स्तर पर 4% की मुद्रास्फीति की दर से सुसंगत बनाए। आरबीआई ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए फरवरी 2023 से रेपो दर को 6.5 पर अपरिवर्तित रखा, और आरबीआई मौद्रिक समिति की अगली बैठक 7 से 9 अक्टूबर को होने वाली है। अब भारत में आप देखिए सबकी नजर आरबीआई की इस बैठक पर है, जहां फेड रेट कटौती पर उसकी प्रतिक्रिया सामने देखेगी, और ऐतिहासिक रूप से भारतीय रेपो रेट अमेरिकी ब्याज दरों से भी प्रभावित रही है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़िए, इकोनॉमिक्स की भी पढ़िए, अर्थशास्त्र की भी। रेपो रेट यानी कि जो आरबीआई बैंकों को उधार देती है ना, उसी की बात हो रही है। हालांकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहले ही संकेत दिया कि भारत को इसका अनुसरण करने और अपनी दरों को कम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यूएस फेड ने श्रम बाजार की कमजोरी के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई है। फेड ने बाजार की बदलती उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए 50 आधार अंकों की कटौती के साथ ब्याज दर कटौती चक्र शुरू किया है, और मुद्रास्फीति अस्थायी है और दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। फेड ने बाजार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबा सफर तय किया है। एक तरह यह अमेरिका में आर्थिक मंदी का संकेतक है, जो वहीं दूसरे और यह ब्याज दर कटौती कमजोर डॉलर कम दरों के साथ उभरते बाजार में पूंजी प्रवाह को बढ़ाएगी। डॉलर की तुलना में मजबूत हो सकता है रुपया। अभी तो आप देख रहे हैं कि रुपये की हालत बुरी है। अमेरिका में ब्याज दरों में बार बार कमी आने से भारतीय रुपये जैसी अन्य मुद्राओं के साथ डॉलर की विनिमय दर में भी कुछ कमी आएगी। दूसरे शब्दों में डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर मजबूत हो सकती है, और जैसे जैसे
दर मजबूत हो सकती है। जैसे जैसे विदेशी निवेश इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से अपनी करेंसी को भारतीय रुपये में बदलेंगे, रुपये की मांग बढ़ेगी और इससे काफी हद तक संभव है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। बाजार में यह नजर भी आया है। फेड ब्याज दर में कमी के बाद रुपया मजबूत होकर 83.48 डॉलर पहुंच गया है। मजबूत रुपया आयात की लागत को कम कर देता है, वहीं वह विदेशी खरीदारों के लिए उनके सामान को अधिक महंगा बनाकर भारतीय निर्यातकों को भी दुष्प्रभावित करता है। भारतीय आर्थिकी आयातोन्मुखी बनी हुई है और इसलिए मजबूत रुपया हमारे लिए लाभप्रद है। डॉलर में ऋण चुकाना सस्ता होगा। अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती से भारतीय कंपनियों के लिए डॉलर में किए गए ऋण को चुकाना भी सस्ता हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि कम ब्याज दर से ऋण ब्याज की अदायगी लागत कम हो जाती है और इसके अलावा कमजोर डॉलर का मतलब यह भी है कि आपको उसी राशि के ऋण निपटान करने के लिए कम रुपए की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि आज $1 की कीमत 85 रुपये है। यदि ब्याज दरों में कटौती से डॉलर कमजोर होकर 84 रुपये हो जाता है तो $10 करोड़ का ऋण चुकाना सस्ता हो जाता है, यानी 850 करोड़ से रकम 840 करोड़ रुपये आ जाती है। फेड ने निवेशकों को मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त भी किया है, लेकिन विश्लेषक 50 आधार अंकों की कटौती को मंदी से लड़ने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक का पहला कदम मान रहे हैं और ऐसे में पश्चिमी दुनिया में तेल की मांग स्थिर हो सकती है। चीन में तेल के बढ़ते उत्पादन के बाद बीच पेट्रो देश अपनी कटौती को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी बाजार हिस्सेदारी को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी हुई है। भू राजनीतिक कारणों से कीमतों में बढ़ोतरी अल्पावधि के लिए होती है। जब तक भू राजनीतिक हालात ज्यादा खराब ना हो तब तक तेल की कीमतों में गिरावट का मौजूदा रूप थोड़ा और लंबा चल सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी बता सकते हैं आप लोग। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। एक समय आप देखिए गंगा यमुना को हम लोग कहते हैं कि हमारा उद्धार करती थी, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। यमुना के अस्तित्व की चिंता। दिल्ली के साथ यमुना की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान जुड़ी हुई है। यह नदी इस शहर के लिए जीवनदायिनी रही है, परंतु विडंबना यह है कि देश की राजधानी की एक बड़ी जनसंख्या को जल उपलब्ध कराने वाली इस नदी की चिंता किसी को नहीं है। न दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार को, ना ही केंद्र की भाजपा सरकार को। आजकल दिल्ली व केंद्र में सत्ताधीन दोनों दलों के साथ कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में सत्ता कैसे मिले, इसकी चिंता सताई जा रही है और इस हेतु हर संभव जोड़ तोड़ में भी वो लगी है। उल्लेखनीय कि हरियाणा में यमुना नदी का बहाव क्षेत्र लगभग 300 किलोमीटर तक विस्तृत है, लिहाजा यह नदी इस राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। दुखद बात है कि किसी भी दल ने यमुना के प्रदूषण के बाबत चुनाव में आज तक एक भी शब्द नहीं बोला। यह राजनीतिक दलों की यमुना के प्रति संवेदनहीनता का जीता जागता सबूत है। भले दिल्ली हरियाणा की जीवनदायिनी यमुना मर रही हो, वह जहरीली हो गई हो, उसमें लेड, कॉपर, जिंक, निकेल, कैडमियम, क्रोमियम जैसे सेहत के लिए हानिकारक तत्व मौजूद हो और यमुना में रसायन के चलते बजाते झाग को रोकने के लिए समुचित सीवरेज के ट्रीटमेंट की जरूरत हो, लेकिन उसकी चिंता इस चुनाव में किसी को नहीं है। वैसे यमुना की बदहाली से ये दोनों राज्य सरकारें भली भांति परिचित हैं। बीते दशकों का इतिहास इसका गवाह है कि यमुना साल दर साल कितनी प्रदूषित हुई है। लोकसभा की स्थायी समिति द्वारा यमुना के संदर्भ में तैयार रिपोर्ट में यह राजपास किया गया और ये यमुना के जल में भारी धातु के प्रदूषक तत्वों की भरमार है, जो जानलेवा बीमारियों के कारण है। समिति ने यमुना में पाए जाने वाले BOD, COD और फीकल कॉलीफॉर्म जैसी प्रदूषक तत्वों की सूची तैयार की है। साथ ही नदी में पाए जाने वाले सेहत के लिए जानलेवा बन रहा 6 धातुओं यथा लेड, कॉपर, जिंक, निकेल, कैडमियम, क्रोमियम से होने वाली नुकसान की सूची भी तैयार की है। समिति ने माना कि लेड के से वयस्कों में रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी नसों से संबंधित पेरिफेरल न्यूरोपैथी और खासकर बच्चों में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कॉपर से सिर दर्द, किडनी संबंधी बीमारी, उल्टियां, दस्त के साथ नौसिया, जिंक से आप देखिए लीवर व किडनी से जुड़ी बीमारियां के साथ उल्टी दस्त होने, निकल से न्यूरोटॉक्सिक, जेनेटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक, कैडमियम से किडनी और लीवर से जुड़ी बीमारियों के साथ गैस्ट्रो व आंतशोथ और क्रोमियम से न्यूरोनल डैमेज, हेपेटिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जानलेवा बीमारियां जन्म लेती हैं। और समिति ने यमुना में झाग बनने से रोकने हेतु दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्रभावित होने वाले समुचित सीवरेज का ट्रीटमेंट किए जाने की जरूरत बताई। समिति ने जल संसाधन विभाग को सुझाव भी दिया कि वह यमुना नदी के लिए भी स्वच्छ गंगा मिशन की तर्ज पर एक कोष की स्थापना करे ताकि पैसे की कमी आड़े ना आए।
और वैसे यमुना की सफाई पर बीते 2.5 दशकों से अभी तक करोड़ों रुपए स्वाहा हो चुके हैं। उसके बाद भी यमुना में अमोनिया के बढ़ते स्तर पर अंकुश नहीं लग सका है। पिछले लगभग 1 दशक तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्षों पहले यह दावा किया था कि यमुना को वो पूरी तरह से स्वच्छ करवाएंगे। उन्होंने तो यह भी कहा था कि वह स्वयं यमुना में स्नान भी करेंगे, परंतु अब तक तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। आज यदि कलिंदी कुंज के पास यमुना को देखें तो वास्तव में ऐसा लगता है जैसे किसी नदी के आसपास बर्फ की चादर बिछी हो और उसके आसपास का किनारा सफेद झागों से पटा हुआ नजर आता है। और वस्तुतः यमुना को प्रदूषण मुक्त किए जाने की दिशा में सीवरेज ट्रीटमेंट की क्षमता में बढ़ोतरी किए जाने, नालों के पानी को सीधे नदी में गिरने से रोकने, शहरी और जेजे क्लस्टर में सीवर नेटवर्क निर्माण, शोधित पानी को दोबारा उपयोग, यमुना कछार में चलने वाली और जिलों से गाद निकालने से जुड़ी परियोजनाओं में हीला हवाली कहें या फिर नाकामी पूरी तरह जिम्मेदार है। इसका पर्दाफाश दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक हालिया रिपोर्ट में हुआ है। ऐसे में यमुना का नाली के रूप में बहना उसकी नीति बन चुकी है। हरिद्वार वाराणसी की तर्ज पर उसके घाटों का सौंदर्यीकरण कर पर्यटन स्थल बना और वहां आरती का कार्यक्रम आयोजित करने से यमुना की बदहाली छिप जाएगी। यह जनता को धोखे में रखने के सिवाय कुछ नहीं है। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है। बाकी आप जानते हैं यमुनोत्री से निकलती है, कौन सी नदी में मिलती है, ये आप लोग बताइए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।